नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। 23 फरवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 25 को रेल और 29 फरवरी को पेश होगा आम बजट। वित्त मंत्री ने जताई जीएसटी पारित होने की उम्मीद। रक्षा मंत्रालय ने जारी की सियाचिन हादसे की तस्वीरें। कहा, जवानों के बचने की उम्मीद बेहद कम। सेना और वायुसेना ने तेज किया अभियान। तंजानिया की छात्रा से बदसलूकी के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। गृह मंत्रालय ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की टीम करेगी दौरा। हाईकोर्ट ने दी निजी स्कूलों को बड़ी राहत। मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी सरकार। और आसियान देशों के बीच बौद्ध टूरिज्म को बढ़ावा देने पर उपराष्ट्रपति का जोर। कहा, वीजा नियम आसान करने का प्रस्ताव। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की बताई जरूरत। और अब पहली खबर। बेंगलुरु में तंजानिया की एक छात्रा के साथ बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने इस मामले की पूरी जानकारी विदेश मंत्रालय को दे दी है। विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त टीम कल बेंगलुरु का दौरा करेगी। उधर पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तस्वीर ने बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। आरोप है कि यहीं पर तंजानिया की एक लड़की के साथ रविवार रात बदसलूकी हुई। कहा जा रहा है कि लड़की के साथ भीड़ ने न केवल मारपीट की बल्कि उसके कपड़े उतारकर परेड करने पर मजबूर किया। मामले के तूल पकड़ने के बाद विदेश मंत्रालय ने राज्य सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हालांकि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। Accused are arrested. Yesterday, Sushma Swaraj ji, she spoke to me. To her also, I have given the factual report to her. इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने भी चिंता जताई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये मामला गंभीर है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सरकार इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए कि किसी को रंग भेदभाव ये जो है इसको बिल्कुल होने नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उधर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने तंजानिया सरकार के नस्लवाद के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। Definitely not a racial attack. This is just a response to an accident caused by the Sudanese student. I don't think Bangalore has that kind of a mindset. I don't think Bangaloreans has got that kind of a mindset. बेंगलुरु में हुई घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट मांगी है। यहां तक कि कांग्रेस ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर पुलिस ने उस पर तत्काल तत्पर कार्रवाई नहीं की है तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दरअसल रविवार की रात बेंगलुरु में एक महिला के कार से कुचल जाने के बाद 21 साल की तंजानियाई छात्रा के साथ भीड़ ने बदसलूकी की थी। पुलिस के अनुसार छात्रा घटना स्थल पर अपने 3 दोस्तों के साथ कार में आई थी। तब भीड़ ने दुर्घटना की वजह इसी छात्रा को मानते हुए कार से बाहर खींच लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जी, अपने आप में काफ़ी डराने वाली ये घटना है। अनुभा यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, फेमिनिस्ट हैं और साथ ही जो है वो खासकर रेस के मामलों पे भी अच्छी पकड़ रखती हैं। अनुभा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहली नज़र में ये आपको मामला एक जुर्म का नज़र आता है, एक भीड़ का अपने हाथ में पूरे इंसिडेंट को लेने का नज़र आता है, या आपको लगता है इस सबसे ऊपर आप इसे रेसिज्म देखेंगी? अरफा, इसमें एक तरह का जवाब नहीं दिया जा सकता। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं और इसमें रेस तो ज़रूरी है ही, इसमें जेंडर भी ज़रूरी है, इसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि भीड़ की मेंटालिटी क्या होती है। और भीड़ जो हम बार बार ये शब्द यूज़ कर रहे हैं, मॉब, ये मॉब क्या है? ये मॉब क्राइम अचानक क्यों बढ़ रहा है इंडिया में? और इस मॉब में हमने पहले भी मॉब अटैक्स देखे हैं और वो
द आइडिया ऑफ द अदर चेंजेस, बट मॉब है, कभी वो एक मुसलमान आदमी को पकड़ता है, कभी वो एक दलित को पकड़ता है, कभी आज उसने एक ब्लैक को पकड़ा, कभी एक गे प्रोफेसर के घर में कभी घुस एक जाता गे है। प्रोफेसर के घर में घुस जाता है। तो हम बार बार ये मॉब तो कह रहे हैं, बट हमें अब थोड़ा इस पे चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि ये जो मॉब है, क्या ये एक बहुत इजी डेफिनेशन होती जा रही है हमारे लिए? इस मॉब को हमें स्टडी करना पड़ेगा और हमें अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी कि इस मॉब का हर चेहरा क्या है, चरित्र क्या है, कैरेक्टर क्या है। चरित्र क्या है, नेचर क्या है और चेहरे कौन है इस कुछ मॉब लोग के इसको पीछे। इससे भी जोड़ के देख रहे हैं कि दरअसल ये अर्बन स्ट्रेस है, ये एक ऐसी हताशा है आम लोगों की जहां कानून व्यवस्था से उनका विश्वास उठ रहा है, जहां वे समझते हैं कि हमें फैसला कर लेना है, हम इंसाफ करेंगे, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाएंगे, उस पूरी प्रक्रिया में पढ़ेंगे, अदालत जाएंगे और फिर कुछ हासिल नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि वाकई ईमानदारी से ये सोचने की कोशिश करें कि आम नागरिकों की एक भीड़ है जो हताश है? जनता में, हम सब में गुस्सा है, पर मेरे हिसाब से ये अकेला गुस्सा नहीं है। इसमें गुस्से के साथ एक तरह का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे गुस्सा है। तो जब उस कम्युनिटी को, यही अगर कोई और होता, उनकी ही कम्युनिटी का होता जो गाड़ी White चलाता, होता? वाइट होता या तो ऐसा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से इतना गुस्सा नहीं आता। अगर गुस्सा है तो तभी भी आना चाहिए था। हाँ, और इसमें आई थिंक ये थोड़ा और बदल गया, क्योंकि वो औरत थी, वो वहां से नहीं भाग पाई उस तेजी से जितनी तेजी से उनके 3 दोस्त भाग गए। या समझ भी नहीं पाई होंगी वो शायद। समझ नहीं पाई क्या हो रहा है, भाषा हो सकता है नहीं समझ आ रही हो, और मतलब जिस तरह से उनको सताया गया, यू नो, एंड अब वर्जन्स बदल रहे हैं। अब बोला गया उनको स्ट्रिप नहीं किया गया था, उनको पीटा गया था। नॉट दैट इट मैटर्स, आई मीन द वायलेंस स्टिल इज देयर एंड इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। लेकिन अनुभव, क्या इसमें आपको सिर्फ रेसिज्म के अलावा कॉलोनियल रेसिज्म में नज़र आता है कि क्या वाकई जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी हम देखते हैं कि हम ब्राउन हैं तो हम हो सकता है गोरों से थोड़े कमतर हों, लेकिन हम कालों से फिर भी अच्छे हैं, तो क्या इसमें एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आपको नज़र आता है? ये कॉलोनियल रेसिज्म भी है क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम, आई मीन, वी आर अ पोस्ट कॉलोनियल कंट्री, वी आर स्टिल डीलिंग विद द आइडिया ऑफ कलर। हम जिस तरह से कनॉट प्लेस में आज भी एक ऑस्ट्रेलियन या वाइट अमेरिकन को देखते हैं, उसी तरह से हम ब्लैक मेल को नहीं देखते हैं, और उसी तरह से हम ब्लैक वुमन को तो बिल्कुल नहीं देखते। ब्लैक वुमन की आइडेंटिटी इज़ अ हाइपर सेक्शुअलाइज्ड आइडेंटिटी। हाँ, तो उनको एक तरह से देखा जाता है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अ लॉट ऑफ कॉन्स्टेबल इटसेल्फ हैव अ डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग the nature of a black woman. They think they are prostitutes, yeah, and they have to go through a lot of molestation. तो पुलिस में भी, यहाँ इसमें भी सेंसिटिविटी की कमी है आपको लगता है? Absolutely, जो आपने इस केस में भी देखा, जिसमें भी वर्जन बदल रहे हैं, क्योंकि पहली बार जिस कांस्टेबल ने बचा लिया भीड़ से, जिस आदमी ने अपनी वैगनर से वो कर दिया, अटैक हुआ और वो मर गए, द वाइफ डाइड। अब दूसरी बार वही दूसरे कांस्टेबल थे, उन्होंने भीड़ से नहीं बचाया औरत को। पहली बार वो बचा पाए, दूसरी बार नहीं बचा पाए, और वो देखते रहे अटैक में। मैं ये जानना चाह रही हूँ, और अब तो ये वर्जन आ रहा है कि वो वहाँ थे ही नहीं, विच आई मीन, सो आई कांट कमेंट ऑन दिस, बट अगर वो थे वहाँ पर तो उन्होंने पहली बार भीड़ से बचाया उस आदमी को जिसने की मारा था, और दूसरी बार नहीं बचाया और वो देखते रहे। I also find that very interesting. What is this negotiation? तो क्या बदलते वक्त के साथ अनुभव, आपका अनुभव ये है कि क्या हम ज़्यादा रेसिस्ट होते जा रहे हैं? क्या हम जाति के मामले में, धर्म के मामले में और अब रेस के मामले में भी, क्या हम ज़्यादा सेंसिटिव होने के बजाय शायद ज़्यादा अलग थलग पड़ रहे हैं, या ज़्यादा अटैकिंग मोड में हम आ गए हैं अब? जहाँ पर एक्चुअली, क्योंकि इतनी मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस हम सोसाइटी होते जा रहे हैं, हमें ज़रूरत है पेशेंस की और टॉलरेंस की, और हम बिल्कुल उल्टे हो रहे हैं। वी आर गेटिंग रिजेंटमेंट and we are refusing to share our spaces, yeah, and वो जो इनसिक्योरिटी टू, बिकॉज आप ये देखेंगे ये जगह भी एक्चुअली बहुत छोटी सी जगह थी जो बहुत जल्दी बदली है बैंगलोर में, लेकिन काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन शहर माना जाता है। और क्या इसके लिए भी आप इसको डिस्करेजिंग मानती हैं? कहीं ना कहीं हतोत्साहित होगा ये मामला कि लगातार ये जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ के, इनको लाने की कोशिश हो रही है, इनसे रेवेन्यू आता है, खासकर बड़ी बड़ी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, इनको ज़रूरत है इन तमाम स्टूडेंट्स की। क्या आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं मामले में हतोत्साहित होगा ये पूरा मूवमेंट चला है? मेरे हिसाब से अगर इंडियन स्टूडेंट को आप देखें, जब अटैक्स हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, यही इंडियंस, हम ही लोग जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, जो होमोजीनियस इंडियन क्रिएट करना चाह रहे हैं, वही जो मेट्रो स्टेशन पे 2 साल पहले भारत माता की जय नारे लगा रहे थे, अटैक कर रहे थे जब उन स्टूडेंट्स को, ब्लैक स्टूडेंट्स को, हाँ, जो वीडियो आया था,
वही स्टूडेंट्स जब इंडियन पे ऑस्ट्रेलिया में अटैक होता है बहुत गुस्से में बोलते हैं और बहुत रेसिस्ट अटैक उसे कहते हैं। अब उन्हीं को थोड़ा सोचने की जरूरत है, उसी इंडियन को सोचने की जरूरत है अपने को कि उनकी जगह रख के। हाँ, कि उतनी ही एम्पैथी तुम उनको रखो जो आपके देश में आए हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव आपको। साफ तौर पर लगता है कि हमें एक देश के तौर पे कम से कम एक सोसाइटी के तौर पर ये पूरा जो घटना है पूरी हिला के रख दिया है कि एक विदेशी महिला के साथ इस तरह की घटना हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। अभी छोटा सा ब्रेक। म्यांमार में संसद बहाल, लोकतंत्र की जीत का कमाल। एनएलडी के हाथ में सत्ता, सेना को लेकर उलझे सवाल। देखिए विशेष म्यांमार में लोकतंत्र, आज शाम 7:30 बजे। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान, सीसीपीए की बैठक में फैसला। 25 फरवरी को रेल और 29 को आम बजट। सरकार के विपक्ष से सहयोग की अपील। देखिए पहली खबर, बजट सत्र, आज रात 8 बजे। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति की आज हुई बैठक में ये फैसला किया गया। इससे पहले हुई सर्वदलीय बैठक में बजट सत्र के दिनों में कटौती नहीं करने की मांग भी उठी थी। सरकार ने कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष से सहयोग की अपील की है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संसद के बजट सत्र की अवधि या मध्य अवकाश की अवधि में कोई कटौती नहीं होगी। गुरुवार को सीसीपीए की बैठक में फैसला किया गया कि संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। रेल बजट 25 फरवरी को पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 26 फरवरी को, जबकि आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 16 मार्च तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 25 अप्रैल से 23 मई तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू के मुताबिक मध्य अवकाश के दौरान विधेयकों पर विचार के लिए स्थायी समितियों को वक्त मिलेगा। Total 81 days duration. There will be enough time for the standing committees also to scrutinize the budget proposals. And then we will be having 31 sittings as on now. Let us see what is going to happen. This is the schedule, and the committee has finalized it and is being sent to President of India with a request to address the joint session. संसद सत्र की तारीखों को तय करने से पहले संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं से चर्चा की। तमाम दल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संसद की कार्य अवधि को कम करने के पक्ष में नहीं थे। सीपीएम ने सुझाव दिया कि सरकार को संसद के पूरे साल के शेड्यूल को तय करना चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी ही इंटरेस्ट थी कि जो ड्यूरेशन है सेशन की वो कटेल नहीं करना चाहिए, पूरा सेशन होना चाहिए जैसे होता है मई तक, और इस बीच में रिसेस भी होनी चाहिए ताकि रिसेस के बीच में स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंगें हों। हमारे देश के अंदर ही बाकी संस्थाओं को पता नहीं है कि हम कब बैठते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को अगर हमारी टाइम टेबल पता होगी तो उस हिसाब से वो डेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं ना। अब इलेक्शन कमीशन अपने आप इंडिपेंडेंटली डेट्स तय करेगी, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंटली अपना करेगी, और ये क्लैश इनएविटेबल है। एक आम सहमति थी कि जो पार्लियामेंट, जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके दिन जो रहना चाहिए वर्किंग डे, वो ज्यों के त्यों रहना चाहिए, उनमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। बाकी क्या गैप रखना, कैसे रखना, रिसेस को कितने दिन के लिए रखना, ये सीसीपीए पर छोड़ दिया गया ना, सरकार के ऊपर कहा कि भाई आप तय करो। सरकार ने सदन की कार्यवाही चलाने के लिए विपक्ष से अपील की है। साथ ही बजट सत्र के रचनात्मक होने की उम्मीद जताई है। पिछले साल शीतकालीन सत्र में जीएसटी समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में अवरोध के चलते पारित नहीं हो पाए थे। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी बिल जल्द ही पारित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यसभा में इस बार विपक्ष इस बिल को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को दिल्ली में निवेश सम्मेलन 2016 का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार अप्रत्यक्ष कर ढांचे को तर्कसंगत बना रही है और जीएसटी इसी दिशा में अहम कदम है। केंद्र सरकार जीएसटी को इस साल अप्रैल से लागू करना चाहती है। दरअसल कांग्रेस जीएसटी में 3 बदलाव चाहती है और इसी वजह से पिछले 2 सत्रों में बिल पारित नहीं हो पाया। Is being supported by almost most political parties, and I'm sure others will also see reason, and this law will become a reality very soon. और सियाचिन में आए बर्फीले तूफान को 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसकी चपेट में आए 10 जवानों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इनमें एक जेसीओ और मद्रास बटालियन के नौजवान शामिल हैं। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने हादसे की तस्वीरें जारी करते हुए कहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जवानों के बचने की उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। हालांकि ख़राब मौसम के बावजूद सेना और वायुसेना ने तलाशी अभियान तेज़ कर दिया है। इसमें खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। सियाचिन से भारतीय सेना अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर निगरानी करती है। सर्दी के मौसम में यहाँ अक्सर बर्फीले तूफान आते हैं। सर्दियों में इस इलाके में न्यूनतम तापमान 0 से 50 डिग्री के नीचे पहुँच जाता है, यानी -50 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक। नेशनल हेरल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने पिछले साल 7 दिसंबर को दोनों नेताओं के खिलाफ समन रद्द करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने नेशनल हेरल्ड का मालिकाना हक लेने पर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद दोनों नेता 19 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लोकतंत्र की हत्या होते वक्त मूक दर्शक नहीं रह सकता। संविधान पीठ ने अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी दी। दरअसल बीजेपी विधायकों के वकील ने कोर्ट में कहा कि अदालत राज्यपाल के फैसले पर सुनवाई नहीं कर सकती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन के बाद जब्त सभी दस्तावेज पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी को लौटाने के आदेश दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर अमल का आदेश दिया है। बोर्ड को इस पर 3 मार्च तक जवाब देना है। समिति ने बोर्ड के कामकाज में अमूलचूल बदलाव की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर बीसीसीआई के ढुलमुल रवैये पर गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बोर्ड के सामने सिफारिशों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। कोर्ट ने 4 सप्ताह में बीसीसीआई से जवाब भी मांगा है। They would be going forward with the report and not back, and therefore steps should be taken by the BCCI to see to it that the report is implemented. बीसीसीआई ने बताया कि बोर्ड की कानून समिति की बैठक 7 फरवरी को होगी। आईपीएल में सट्टेबाजी का मामला सामने आने के बाद शीर्ष अदालत ने लोढ़ा समिति बनाई थी। समिति ने बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों के 2 कार्यकाल के बीच कूलिंग ऑफ पीरियड तय करने की सिफारिश की थी। साथ ही मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों को बोर्ड में पद लेने पर रोक जैसे सुझाव भी दिए गए थे। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिले में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि सरकार ने 2007 की अपनी ही अधिसूचना का उल्लंघन किया है। दिल्ली सरकार आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। निजी स्कूलों के मैनेजमेंट कोटा पर दिल्ली सरकार को करारा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ये कोटा खत्म करने वाले सर्कुलर में नियमों की अनदेखी की गई है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो 6 तारीख का ऑर्डर है उसको बिल्कुल निरस्त किया जाता है और जो स्कूल है उनको पूरी तरह से आजादी है अपने हिसाब से दाखिला करने की। ये बात जरूर है कि हम लोगों ने जो 62 क्राइटेरिया थे उनमें से 51 क्राइटेरिया को खुद ही विड्रॉ कर लिया था। अब जो 11 क्राइटेरिया उनके हिसाब से एडमिशन हो। अदालत का आदेश करीब 400 निजी स्कूलों की याचिका पर आया। याचिका में कहा गया था कि स्कूल प्रबंधन को दाखिले के नियम तय करने का अधिकार है। दिल्ली सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। उच्च अदालत में इसको चुनौती देंगे और चूंकि अदालत का फैसला इसलिए सम्मान करना होगा, पर कहीं न कहीं दिल्ली के जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो आहत हुए हैं, वो दुखी हुए हैं। निजी स्कूल चाहते हैं कि संगीत, खेल, परिवहन, पहले बच्चे और लड़कियों के कोटे शामिल रहने चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने 6 जनवरी को एक सर्कुलर जारी करके
नर्सरी में दाखिले के लिए प्रबंधन कोटा समेत 62 मानदंडों को खत्म कर दिया था। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव ने आदर्श घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई के लिए अनुमति दे दी है। सीबीआई ने जनवरी में दूसरी बार खत लिखकर अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त मांगी थी, जिसके लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने भी राज्यपाल से सिफारिश की थी। वहीं अशोक चौहान ने इस मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने नोएडा अथॉरिटी के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह को 6 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने बुधवार को यादव सिंह को पूछताछ के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। यादव सिंह के खिलाफ आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला दर्ज है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में पुलिस ने पूर्व मंत्री और कापू नेता मुद्रगदा पद्मनाभन और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम पल्लम राजू समेत 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर कापू आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पद्मनाभन और उनकी पत्नी ने शुक्रवार से अनशन करने की बात कही है। अफगानिस्तान में इस साल चुनाव होने हैं और उसमें वहां की सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल्ला की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अफगानिस्तान में वो भारत के सबसे करीबी माने जाते हैं। 5 दिनों की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकातें की, जिसमें आतंकवाद से लेकर व्यापारिक सहयोग पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने उनसे खास बातचीत की। Is there any talk on counter-terror between India and Afghanistan so that the terrorist elements which might be common to both India and Afghanistan? There is always security cooperation is always being discussed between officials of both countries, and this will be an area that we continue to work. Terrorism is a threat to all of us. It's not just to one or two countries, but to all of us. It's important that we, also I mentioned this in the conference, that regional cooperation and regional action plan to deal with the threat of terrorism is important. The fact that attacks had taken place in Afghanistan earlier than Mazar-e-Sharif as well, we continue to face this challenge, and we will continue to deal with it when it comes. In your meeting with FICCI and CII, I think that you have also met their representative this time. Yesterday I met with So is there all three of them. potential between the two countries, given There the are big- situation that security is very big problem? There are great security, economic potentials between both countries for the investment, businesses, joint venture, and all aspects of it, trade and transit I mentioned earlier as well. The opportunities are there. And security and development are interlinked. One cannot wait for the security security challenge to be addressed and then start. So what is the response of Indian businessmen on that? They are forthcoming. They are forthcoming, and they have already made investment in Afghanistan. They have already made overtures in Afghanistan. They are partnering with Afghans in businesses, and this has happened in the past, and they will continue to do so. We assure them of our support for creating the enabling environment for business and industries to work together. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए समान सोच वाले देशों के बीच मजबूत सहयोग की अपील की है। थाईलैंड दौरे के दूसरे दिन उन्होंने बैंकॉक में विश्वविद्यालय में संबोधन के दौरान कहा कि आसियान देशों से आने वाले बौद्ध पर्यटकों के लिए वीज़ा के नियमों को उदार करने पर विचार हो रहा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने गुरुवार को बैंकॉक में चुलालोंगकॉर्न विश्वविद्यालय में छात्रों, कारोबारियों और शिक्षाविदों को संबोधित किया। उन्होंने भारत, थाईलैंड एंड आसियान कॉन्टूर ऑफ अ रेजुविनेटेड रिलेशनशिप विषय पर अपने संबोधन में आतंकवाद और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में देशों को साझा सहयोग की अपील की। Non-traditional threats such as piracy, smuggling, transnational crimes and drug trafficking
are on the rise and pose a challenge for our countries and require strong and determined, coordinated action to control. The spreading tide of extremism and terrorism is a threat we both face. Successfully dealing with such threats requires strong cooperation among like-minded partners. Thailand and India already have a robust cooperation in this area, and I am glad that we have also taken steps to institutionalize such cooperation at the regional level. उपराष्ट्रपति ने सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत समूचे आसियान क्षेत्र से संपर्क बढ़ाने पर खासा जोर दिया। उन्होंने थाईलैंड के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने, व्यापार निवेश को भी मजबूत करने की जरूरत बताई। India has pursued a look east policy. This emanated from a perception that our economic progress and well-being is intimately linked to the growth and prosperity of the entire Asian continent, especially of our friends across the Bay of Bengal and the Andaman Sea. उपराष्ट्रपति ने थाईलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। वो वहां के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर भी गए। उपराष्ट्रपति का थाईलैंड दौरा शुक्रवार तक है। मोहम्मद हामिद अंसारी पिछले 50 सालों में थाईलैंड की यात्रा करने वाले पहले भारतीय उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने बुधवार को ब्रुनेई से यहां पहुंचने के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान-ओ-चा से कल मुलाकात की थी। 1991 की लुक ईस्ट पॉलिसी से 2016 की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने थाईलैंड दौरे के दौरान इस बात पर बहुत जोर दिया। उनका ये भी कहना है कि आने वाले भविष्य में आसियान कंट्रीज और भारत एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार बनेंगे। कैमरामैन जुनैद के साथ दीप्ति वशिष्ठ, राज्यसभा टीवी के लिए बैंकॉक से। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।